हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, आज हम उससे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो हुआ है वो हुआ था कि जो डाइजेशन है हमारा वो स्टमक के अंदर यानी कि पेट के अंदर कितना हो जाता है ना। तो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको क्या बताया है कि जो पाचन है वो शुरू कहाँ पर होता है, मुख में, हमारे मुंह में जो है वो पाचन शुरू होता है। उसके बाद जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें तो फूड पाइप यानी कि भोजन नली के अंदर भोजन पहुँचता है, वहाँ पर भी कोई पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं होता। वहाँ पर एक प्रकार की गतियाँ पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति यानी कि पेरिस्टालिक मूवमेंट्स, है ना, बता दिया था इतना मैंने। उसके बाद जो भोजन है वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचता है पेट में। और पेट में किसका पाचन होता है बताओ, प्रोटीन का। बताया था मैंने आपको कि बच्चे दूध पीते हैं, दूध के प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, पेट में। उसके लिए दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं रेनिन और पेप्सिन। इतना हमने कर लिया था, है ना। तो ये हमारा जैसे मुख हो गया, ये ग्रसनी, इसके बाद ये हो गई फूड पाइप। ये भोजन गया अमाशय के अंदर और अमाशय से यहाँ इस हिस्से में क्या कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है छोटी आंत। और ये जो मैं साइड में बना रही हूँ इसे बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो ये छोटी आंत मैंने पतली बनाई है क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है ना वो छोटा होता है, यानी ये मोटाई में, चौड़ाई में हम बोलेंगे छोटी होती है, इसीलिए इसे छोटी आंत बोला जाता है। अदरवाइज इसकी जो लेंथ है वो तो कितनी होती है, 6.25 मीटर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको याद है मैंने आपको पाचन ग्रंथियों में 4 ग्रंथियाँ बताई थी। लार ग्रंथियाँ जो हमने हमारे माउथ में पढ़ी, उसके बाद जठर ग्रंथियाँ जो हमने पेट में पढ़ी, जिससे HCl निकलेगा। HCl क्या करेगा, भोजन को पाचन करेगा, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देगा और जो एंजाइम है उनको क्या कर देगा, क्रियाशील कर देगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो 2 ग्रंथियाँ मैंने आपको बताई थी ना, लीवर और अग्नाशय, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। भोजन यहाँ से खाया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहाँ पर कोई पाचन नहीं हुआ, सिर्फ इसका काम है इधर से इधर भोजन पहुँचाना। यहाँ भोजन आ गया, इसका भी कुछ काम नहीं है, इधर से इधर पहुँचाने का है। यहाँ पे जैसे ही भोजन आया वहाँ पे प्रोटीन का पाचन हुआ। 5 से 6 घंटे तक पेट में जो है भोजन रहता है। ठीक है, 5 से 6 घंटे तक पेट में भोजन रहेगा। उसके बाद जो अध पचा हुआ भोजन है यानी आधा पचा हुआ भोजन, सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर करेगा छोटी आंत में। यहाँ से 4 से 5 घंटे के बाद जो अध पचा हुआ भोजन है, अध पचा हुआ का मतलब क्या होता है, आधा पचा हुआ भोजन जिसका पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि देखो हमने फैट नहीं पढ़ा ना, इधर फैट नहीं पढ़ा हमने कि फैट का डाइजेशन कहाँ हुआ। लेकिन फैट हम खाते हैं, रोटियों पर घी लगा के खाते हैं ना, सब्जी में तड़का ऑयल का लगता है, तो फैट तो हम खा रहे हैं, पर ना तो फैट का डाइजेशन यहाँ हुआ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। इसका मतलब क्या है, फैट का डाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ पे। तो सेमी डाइजेस्टेड ही हो गया ना, आधा ही पचा है अभी तक। एक जगह कार्बोहाइड्रेट पच गया, एक जगह प्रोटीन पच गया, और सारे प्रोटीन भी नहीं पचे, बचे हुए कुछ प्रोटीन आगे जाएंगे। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो इस पार्ट में एंटर करेगा और इस पार्ट का नाम इंग्लिश में होता है ड्यूडोनम और हिंदी में इसे कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडोनम, जिजोनम, इलियम। आपको सिर्फ पहला पढ़ना है, ड्यूडोनम आपको याद रखना है। पहला क्यों याद रखना है, क्योंकि पूछेंगे पाचन शुरू कहाँ पर होता है और खत्म कहाँ पर होता है। बच्चे कहते हैं मुख में शुरू, गुदा पे खत्म। गुदा पे नहीं, छोटी आंत में खत्म होता है। जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है भोजन पच जाता है। छोटी आंत के अंदर बचा हुआ सारा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये ग्रहणी जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा भोजन जो है, पूरा खाना एक अकेली तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती ना,
अकेली तो इसका पाचन नहीं कर सकती, इसको हेल्प की ज़रूरत है बाहर से। इसकी बाहर से हेल्प कौन करेगा? लीवर और पैनक्रियाज। लीवर यानी यकृत, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, इसके बाहर से क्या करेंगे? मदद करेंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे? देखो, ये इस साइड में लीवर होता है ऐसे, और ये इस साइड में ऐसे पैनक्रियाज होता है। लीवर ना हमारे, जैसे मान लो यहाँ पे पेट है तो इस हिस्से में लीवर होता है। ये किडनी है, किडनी जो राइट वाली है, इधर वाली, थोड़ी सी नीची या थोड़ी सी छोटी हमें लगती है। कहते हैं एक किडनी बड़ी एक किडनी छोटी होती है। वो क्यों लगती है राइट साइड वाली? क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है और लीवर के दबाव से वो थोड़ी छोटी दिखाई देने लग जाती है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए दो पॉइंट। एक तो किडनी कौन सी छोटी होती है? राइट वाली। क्यों होती है? लीवर के कारण। लीवर मैंने राइट साइड बनाया, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही भोजन यहाँ पे पहुँचता है वैसे ही लीवर से एक रस निकलेगा जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और अग्नाशय से भी एक रस निकलेगा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दोनों रस मिलकर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा उसको पढ़ने से पहले इसकी शुरुआत कैसे होगी उसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भोजन जैसे ही पेट में जाता है वैसे ही जठर रस निकलेगा। जब तक भोजन पेट में नहीं जाएगा जठर रस नहीं निकलता, है ना। क्यों नहीं निकलता? ताकि एंजाइम्स एक्टिवेट ना हो। अब जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है उनको बढ़ने से पहले ये जो छोटी आते हैं ना ऐसे, इसमें क्या होती है? छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होती है, पता है ना सभी को, सभी ने पढ़ रखी होगी। विली बोलते हैं इन्हें, पता है ना सभी को। हाँ, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें छोटे छोटे पतले पतले बालों की तरह क्या होते हैं? संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन्हें हिंदी में विली, इंग्लिश में विलाई भी बोल सकते हो, इन्हें ये कहा जाता है। इनका काम क्या है? इनका काम है भोजन को अवशोषण या अवशोषित करने के लिए सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा? देखो, इसी के नीचे हम ये लाइन बनाते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सरफेस सिर्फ ये होगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का सरफेस देखो, ये पूरा सरफेस है ऐसे, है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। लेकिन वो तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमने जो न्यूट्रिशन के, पोषण के 5 स्टेप पढ़े हैं, वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर खाना, फिर पाचन करना, फिर अवशोषण करना। अवशोषण करने के लिए यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले किसकी ज़रूरत है? डाइजेशन की। अब वो डाइजेशन कैसे होगा वो देखो, ये जो विलाई है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या? इनके बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है आंतीय ग्रंथि। क्या कहा जाता है इसे? आंतीय ग्रंथि कहा जाता है। इस आंतीय ग्रंथि से एक जूस निकलता है, हम बोलेंगे एक रस निकलता है, जिसे हिंदी में आप आंतीय रस कहते हो। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। विलाई जो है, छोटी आंत के अंदर जो उंगली नुमा संरचना होती है उसके अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। उनसे एक रस निकलता है जिसे हम आंतीय रस बोलते हैं। इस रस का दूसरा नाम पूछा जाता है आपसे कि इस रस का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? क्या होता है बताओ? दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। ये नाम याद रखना आपको एक तो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ये सक्कस इंटेरिकस है ये एक टाइप का जूस है। इस जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। ये क्या करेगा? ये भागा भागा पहुंचता है किसके पास? लीवर के पास और पैनक्रियाज के पास। ये कहता है कि खाना आ चुका है, अब तुम दोनों अपना अपना रस लेके आ जाओ। फिर क्या होता है? फिर सबसे पहले हम लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। लीवर के बारे में करते हैं बात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? यकृत। और क्या कहा जाता है इसे? जिगर। और क्या कहा जाता है इसे? कलेजा, ठीक है। ये हमारे शरीर की
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग बताओ कौन सा है? यकृत, यकृत है। फिर क्या है? फीमर, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी तो सही बताया, पर हड्डी है। अंग पूछा है मैंने, ऑर्गन कौन सा होता है सबसे बड़ा? यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ा अंग है, लेकिन आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है। अगर बाहर से पूछे तो स्किन, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ग्रंथि और अंग में फर्क क्या है? ऐसा अंग जो अपने अंदर से कुछ भी निकाल रहा हो उसे हम ग्रंथि बोलते हैं। ध्यान से सुनना है, लास्ट बेंच। ठीक है, ऐसा अंग जो अपने अंदर से कुछ भी निकाल रहा है उसे ग्रंथि कहते हैं। आंसू निकल रहे हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लार निकल रही है, लार ग्रंथियां। जो ये ऑयल आता है ना त्वचा पे, किसी किसी की स्किन ऑयली होती है तो ये यहाँ पे ऑयल आ जाता है, सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। पसीना निकलता है, पसीने की ग्रंथि होती है, स्वेट ग्लैंड। कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी अगर निकल रहा है ना उसके अंदर से तो उसे ग्रंथि बोलेंगे। अब लीवर है तो एक अंग ही, लेकिन इससे पित्त रस निकलता है, इसीलिए इसे ग्रंथि बोल दिया। और जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? लिवर। लेकिन अंग नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि त्वचा अंग तो है लेकिन ग्रंथि नहीं है, इसलिए त्वचा आंसर आएगा। अगर पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा। इंटरनल ऑर्गन पूछे ना, आंतरिक अंग बताओ, तो त्वचा तो बाहर होती है, तो क्या लिखेंगे हम? लीवर। ठीक है ना। अब ये जो लीवर है इससे निकलता है क्या? बाइल जूस। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पित्त रस। और ये स्टोर कहाँ जाके होता है बताओ? स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त की थैली या फिर पित्ताशय। पित्त की थैली या फिर इसे कहेंगे पित्ताशय। अब होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बना, पित्त रस कहाँ से निकलता है? ठीक है, या फिर पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पित्त की थैली, दूसरा है लीवर, तीसरा है अग्नाशय, चौथा कुछ भी लगा लो, फेफड़ा लगा लो, तो क्या आंसर आएगा? यकृत। बच्चे पित्त की थैली लिख के आते हैं, क्यों? पित्त 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 की थैली में जो पित्त रस है वो स्टोर होता है, बनता नहीं है। बनता कहाँ पे है? लीवर में बनता है। और पित्त की थैली में क्या होता है? ये स्टोर होता है। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब पित्त की थैली में जाके स्टोर होगा तो हमें थोड़ा सा पित्त रस के बारे में पढ़ना है। पित्त रस एक ऐसा रस होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, पित्त रस जो है वो एक प्रकार का ऐसा रस होता है, पित्त रस, जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, नो एंजाइम। अब एक बात बताओ, एंजाइम नहीं है तो नो डाइजेशन, लेकिन हम पढ़ तो डाइजेशन में ही रहे हैं इसको, है ना। मैंने यही बताया ना कि छोटी आंत में जो भी डाइजेशन होगा वो लीवर और पैनक्रियास करवाएंगे, यही बताया ना मैंने। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है, फिर भी डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे? पित्त रस में मान लिया एंजाइम नहीं है तो पित्त रस में क्या क्या चीजें हैं? पित्त रस में दो चीजें हैं। क्या क्या? एक तो है वर्णक, वर्णक यानी कि पिगमेंट, एक तो होता है पिगमेंट और दूसरे होते हैं सोल्ट, सोल्ट यानी कि लवण। ये दो चीजें पित्त रस के अंदर पाई जाती है। पहले हम पढ़ेंगे वर्णक के बारे में। दो वर्णक मिलते हैं, एक तो मिलता है बिलीरुबिन,
और दूसरा कौन सा मिलता है, बिलीवर्डिन। ठीक है ना, एक बिलीरुबिन मिलता है और दूसरा कौन सा मिलता है, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कैसा रंग प्रदान करता है बताओ, क्योंकि वर्णक का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। जैसे हीमोग्लोबिन है, लाल रंग प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल है, कैसा रंग प्रदान करता है, हरा। तो बिलीरुबिन कैसा रंग करता है, पीला। और बिलीवर्डिन कैसा करता है, हरा। ठीक है, अब ये किस किस को देते हैं रंग, जैसे हीमोग्लोबिन तो ना किसको रंग देगा, ब्लड को। जो क्लोरोफिल है वो किसको देगा, पत्तियों को, तनों को, सब्जियों को। तो मुझे ये बताओ, जो बिलीरुबिन है वो किसे रंग देता है, पीला। हमारे शरीर से पीले रंग का क्या निकलता है, प्लाज्मा। हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, मल मूत्र, तो मूत्र पेशाब कैसे रंग का होता है, और जो मल होता है, जो टॉयलेट निकलता है, वो कैसे रंग का होता है, पीला। अब बच्चे कहेंगे जी अलग अलग कलर का हो सकता है ना, डिपेंड करता है हम खा क्या रहे हैं। सिंपल सी बात है, अलग अलग रंग का होता है, नहीं है। चेक तो देखो सारे करते हैं, बताता कोई नहीं है कौन सा रंग का था, है ना। तो ऐसा है ये मजाक हम कर लेते हैं, लेकिन ये सीरियस मैटर है। जो स्टूल बोलते हैं उसे कॉमन लैंग्वेज में, या हिंदी में मल कहते हैं, टॉयलेट से आप समझ सकते हो। उसके रंग पे डिपेंड करेगा कि हमारी हेल्थ कैसी है। ठीक है ना, अगर येलो कलर है तो हेल्दी है, अगर ब्लैक कलर है तो कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे, बड़ी आंत में। ठीक है, अलग अलग कलर भी उसको ना क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि अगले पर्सन की हेल्थ कैसी है। वाइट कलर है तो पक्का उसको पीलिया मिलेगा, है ना। तो ये तरीके हैं इसमें जांचने के। छोटे बच्चों का जो स्टूल होता है ना, छोटे बच्चों का जो टॉयलेट होता है, उसको देख के बता देता है डॉक्टर कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो उस पे जो येलो कलर है वो नेचुरल कलर होता है। कौन प्रोवाइड करता है उसको, बिलीरुबिन। कौन प्रोवाइड करता है, बिलीरुबिन प्रोवाइड करता है। कई बार पित्त जो रस है उसमें बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, बिलीरुबिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारे नेल्स, हमारी आंखें और हमारी स्किन थोड़ी येलोइश लगने लग जाती है। उसको क्या बोला जाता है, पीलिया कहा जाता है। इंग्लिश में उसे जॉन्डिस कहते हैं। जब इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो इंसान को हो जाता है पीलिया। पीलिया कैसी बीमारी है बताओ, किस चीज की बीमारी है ये पीलिया, किस चीज की है, लीवर की। लेकिन ध्यान से पता है क्या सुनना है, कि ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। लक्षण और बीमारी में फर्क होता है। बुखार है किसी को तो वो लक्षण है, बुखार कोई बीमारी थोड़ी है। खांसी है किसी को तो वो लक्षण है, कोई बीमारी थोड़ी है वो। सिर दर्द है तो लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। सिम्टम समझते हो, सिम्टम मतलब लक्षण। यानी कि जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम कहते हैं हमें चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है, सिर दर्द होता है, ठीक है, अंधेरी छा जाती है, पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ भी XYZ जो भी हम बोलते हैं वो क्या होता है, लक्षण। ऐसे ही जो पीलिया है ना, ये एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। किसका लक्षण है, लीवर डिसऑर्डर का लक्षण है। डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क है, डिजीज बीमारी किसी पैथोजन से होती है, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया से बाहर से आने से होती है। डिसऑर्डर क्या है, अंग ही ढंग से काम नहीं करता। लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो लीवर डिसऑर्डर। लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, पीलिया हो जाएगा। पीलिया एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। अच्छा, बिलीवर्डिन किसे रंग प्रोवाइड करता है बताओ, हरे रंग का क्या होता है, क्या होता है, हरे रंग का होता है पित्तरस। तो ये पित्तरस को रंग प्रोवाइड करता है। हरे रंग का क्या होता है, पित्तरस। ये पित्तरस को कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि जो पित्तरस है हमारा, उसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, केवल वर्णक होते हैं और लवण होते हैं। वर्णक कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन जो रंग प्रोवाइड करता है पीला, बिलीवर्डिन होता है जो रंग प्रोवाइड करता है हरा, ठीक है ना। ये पीला रंग किसको देता है, मल को।
अगर इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे, पीलिया। और बिलिवर्डिन हरा रंग किसे देता है, पित्तरस को देता है। इतना क्लियर है ना। अब जो लवण है ना, इन लवण का काम क्या होता है, बड़ी वसा को छोटी वसा में तोड़ना। जो लवण है इनका काम क्या होता है, बड़ी वसा को छोटी वसा में तोड़ना। इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा की बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं। बड़ी वसा को छोटी वसा में तोड़ देना क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। और ये कौन करता है, पित्तरस करता है। अब क्योंकि बड़ी चीजें छोटी में टूट रही है ना, तो ये डाइजेशन का काम कर रहा है बिना किसी एंजाइम के। किसका काम कर रहा है ये, डाइजेशन का। तो जो पित्तरस है ये आएगा कहाँ पे, छोटी आंत में। अब पित्तरस ने तो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ किस में हेल्प की, वसा के डाइजेशन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई लोगों के आपने सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी है, सबको सुना होगा। डॉक्टर बोलते कि पथरी है अगर तो पित्त की थैली निकलवा लो। सुनिए ना ये बात, पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाया है, पित्त की थैली निकलवाई है। अब मुझे ये बताओ, जब किडनी में पथरी होती है तो डॉक्टर कभी नहीं कहता किडनी निकलवा लो, डॉक्टर कहता पथरी निकलवा लो, है ना। और जब पित्त की थैली में पथरी है तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि पथरी निकलवा लो, डॉक्टर क्या कहता है कि थैली ही निकलवा लो। ऐसा क्यों, किडनी में क्या, मुझे 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 बताओ, मेरे को बताओ। देखो जवाब दोगे ना तभी थोड़ी सी चीजें क्लियर होती है। क्या किडनी में क्या होता है, लेकिन निकाल सकते हैं किडनी, हाँ। चलो इसका थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैं आपको आंसर बताती हूँ। आप कह सही रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। किडनी से पथरी इसलिए निकालते हैं क्योंकि उसमें पथरी निकालने की जगह होती है। जैसे यूरिन निकलता है ना जिस हिस्से से, उस हिस्से से पथरी भी निकल जाती है, उसमें जगह होती है, इसलिए हम पथरी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कई डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उसमें टाँके यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, यूरिन वाली जो जगह है वहीं से मशीन डाल के और पथरी निकाल देते हैं। वो तब निकाली जाती है जब पथरी नीचे होती है। जब यही होता है दूरबीन से, ठीक है। जब पथरी ऊपर होती है ना, यानी कि किडनी के अंदर, तो यहाँ से कट लगा के फिर निकाला जाता है। वो दोनों अलग अलग चीजें, आपको उसमें ज्यादा नहीं घुसना, क्योंकि उसमें जगह होती है निकलने की पथरी, इसलिए निकाली जाती है। गोल ब्लैडर में पथरी निकलने की जगह नहीं होती। जो पित्त की थैली है उसमें पथरी निकलने की जगह नहीं होती, इसलिए पित्त की थैली निकाल दी जाती है। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा, देखो दोनों निकालने से इंसान के शरीर पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंसान का शरीर जिस हिसाब से बनाया हुआ है उसमें हर एक अंग का कोई ना कोई रोल जरूर होता है। तो जितना रोल पित्त की थैली का है ना, उतना ही रोल किडनी का भी है। पर किडनी दो होती है, पित्त की थैली एक होती है। इसीलिए एक किडनी जो होती है ना, वो जल्दी से इसलिए नहीं निकालते क्योंकि ये बात सही है कि इंसान का जो है ना वो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है उसकी, ठीक है। पर अगर जरूरत हो या किडनी अंदर ही अंदर जहर फैला रही हो तो उस किडनी को निकालना पड़ेगा। कई बार दोनों भी निकालनी पड़ जाती है, लेकिन उस टाइम पे क्या करते हैं, फिर किसी और की किडनी डालते हैं, जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। पित्त की थैली नहीं डाल सकते क्योंकि पित्त की थैली निकालने पर इतना खास फर्क नहीं पड़ता। हम बोल रहे हैं खास फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, देखो किसका पाचन कर रहा है, वसा का। वसा डाइजेस्ट नहीं होगी, फिर उस इंसान को बोला जाता है कि आपको घी चिकनाई का परहेज रखना है, मतलब आपको घी चिकनाई ज्यादा नहीं खानी, ठीक है। इतना ही फर्क पड़ेगा कि वसा पचेगी नहीं उसके अंदर। जब वसा की चीजें खा लेगा ना तो उसको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, पचेगी नहीं वो, तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। अब कितनी सारी चीजें हैं घी तेल में ही बनती है ना, वो सारी उसको अवॉइड करनी पड़ती है। फिर घी चिकनाई वाली, दूध भी है, दूध में भी चिकनाई होती है, उसको फिर
क्रीम निकाल के उसको मलाई निकाल के अलग करके फिर वो दूध ऐसा कच्चे दूध जैसा लेना पड़ता है। तो काफ़ी सारे उसको क्या कहते हैं मुसीबतें उठानी पड़ती है, काफ़ी उसको मन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है जब ये ऐसा होता है। तो ये हो गया पितरस। अब पितरस छोटी आंत में आ चुका है। अब दूसरा काम किसका है? अग्नाशय का। दूसरा काम किसका है? अग्नाशय का, पैनक्रियास का। पैनक्रियास जो होती है वो पत्ते जैसी शेप की होती है। पूछेंगे हमारे शरीर में पत्ते के आकार का जो अंग होता है वो कौन सा होता है? हम कहेंगे अग्नाशय होता है। कौन सा होता है? अग्नाशय। अग्नाशय को हिंदी में क्या कहा, सॉरी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैनक्रियास कहा जाता है। इससे जो जूस निकलता है उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इससे जो रस निकलता है उसे कहते हैं अग्नाशयी रस। पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं इसे। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, क्या? इसको ना कंप्लीट जूस भी बोलते हैं। कंप्लीट जूस क्यों बोलते हैं बताओ? पूर्ण रस बोलते हैं इसे। पूर्ण रस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण रस कहा जाता है। ठीक है। अब सभी प्रकार के एंजाइम कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसे हम LAT यानी लेट एंजाइम के नाम से जानते हैं। LAT लेट एंजाइम बोलते हैं। L से इंग्लिश में होता है लाइपेस, हिंदी में भी इसे लाइपेस ही बोलते हैं। अमाइलेस, एमिलेस बोलते हैं इसे हिंदी में। ट्रिप्सिन, ये बताओ किसका पाचन करेगा? वसा का। ये किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और ये किसका करेगा? प्रोटीन का। तो देखो प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रही है, वसा भी डाइजेस्ट हो रही है और कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो रही है। इसका मतलब कि ये सभी का डाइजेशन कर रहा है ना, इसलिए इसे पूर्ण रस कहा जाता है, इसलिए इसे कंप्लीट जूस कहा जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो ये विटामिन है, मैंने आपको विटामिन का नहीं बताया कि कहाँ पे डाइजेस्ट होंगे। आपको मैंने बता दिया मुख में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, पेट में प्रोटीन का होगा, छोटी आंत में बची हुई सारी चीज़ों का होगा, जैसे कि प्रोटीन कोई बच गया होगा, कार्बोहाइड्रेट कोई बच गया होगा, फैट का डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। मैंने विटामिन नहीं बताया आपको। बताओ विटामिन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में ही, क्योंकि बची हुई सारी चीज़ों का डाइजेशन तो वहीं होता है ना। विटामिन का डाइजेशन ही नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन क्या है? पाचन क्या है? बड़ी चीज़ों का छोटी चीज़ों में तोड़ना, और जो चीज़ ऑलरेडी छोटी है उसको कितना छोटा करेंगे, है ना। तो विटामिन ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि उनके डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, उनका डायरेक्ट क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता। हमारे शरीर में विटामिन के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि उनका डायरेक्ट क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जो हमने पढ़ा है वो देखो, हाँ चलो मैं दोबारा इसको ना समझा देती हूँ आपको। ये देखो अब ये भोजन यहाँ से आया था ना, अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचा हमारा जो लीवर है उससे क्या आ गया होगा? पित्तरस आ गया होगा, और पैनक्रियास से क्या आ गया होगा? अग्नाशयी रस आ गया होगा, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन अब हो चुका है। डुओडेनम में डाइजेशन खत्म हो चुका है। डुओडेनम यानी कि ग्रहणी, यहाँ पे पाचन खत्म हो चुका है। अब पाचन खत्म, पाचन से अगला स्टेप कौन सा था? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे इस हिस्से में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है उसे क्या बोलते हैं? विलाई। अब दूसरा और तीसरा पार्ट जिसे हम जिजुनम और इलियम बोलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है।
सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। किसका होगा, अच्छे पार्टिकल्स का, यूजफुल पार्टिकल्स का, ऐसे कणों का जो फायदेमंद रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और जो पार्टिकल बुरे होते हैं, जो पार्टिकल हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो तो पीछे रह जाएंगे। जैसे हम चाय छानते हैं तो चाय अलग कर देते हैं, और जो चाय पत्ती है वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है ना, उसको अलग कर देते हैं। तो उसमें से चाय निकाली तो क्या कहलाता है, उसको चाय अलग कर दी। ऐसे ही कोई भी हमारे जो हमने खाना खाया है, जरूरत तो नहीं सारी अच्छी चीज़ें खाई होंगी, उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको अलग कौन कर देता है, छोटी आंत। छोटी आंत अच्छे अच्छे पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। अब पीछे क्या बच गया, वेस्ट मटेरियल। अच्छे पार्टिकल्स को निकाल लिया गया तो पीछे क्या बच गया, वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल जो है, यहाँ से ऐसे छोटी आंत होती है ना, ऐसे करके ये बड़ी आंत में चला जाता है। वो वेस्ट मटेरियल कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। ऐसे करके ये बड़ी आंत होती है ना। अब बड़ी आंत जो है, यहाँ पे इस हिस्से में ऐसे उंगली नुमा संरचना होती है, क्या बोलते हैं इसे, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स बोलते हैं। इस अपेंडिक्स से क्वेश्चन आता है आपका। इस अपेंडिक्स का पूरा नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पहले ये काम में आती थी, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है अवशेषी अंग। बात करेंगे पहले क्या काम आती थी और अब ये काम क्यों नहीं आती। पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो इंसान है वो कच्ची चीजें ज्यादा खाता था। कच्ची चीजों में होता है सेलुलोज, क्योंकि प्लांट के अंदर किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से। तो कच्ची चीजों में होता है सेलुलोज। सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम निकलता था जिसे हम बोलते हैं सेलुलेस। पर जैसे ही आग का आविष्कार हुआ और लोगों ने खाना पका के खाना शुरू कर दिया तो सेलुलोज टूट जाता है। जब पकाते हैं ना उसको तभी टूट जाता है। अब सेलुलोज का डाइजेशन तो रहा नहीं, तो धीरे धीरे इसके अंदर से क्या हुआ, सेलुलेस एंजाइम बंद हो गया, इससे रिलीज होना बंद हो गया। आज के टाइम में ये हमारे अंदर कोई काम नहीं करती। इसका मतलब हमारे शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर कई बार ना क्या होता है, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या कुछ भी फैक्टर के कारण इसमें सूजन आ जाती है। अब सूजन आ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं इसको निकलवा लो आप अपेंडिक्स को। तो उस अपेंडिक्स को ना निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है, सूजन आ गई तो आ गई पड़ी रहे, क्यों निकाला जाता है, क्योंकि बाय चांस सूजन आने के कारण ये फट गई यहाँ से, तो इसके अंदर क्या है, फिकल मैटर, मल, स्टूल, ये बॉडी में फैल जाएगा। और ये बॉडी में फैल जाएगा तो क्या होगा, ये गंदा होता है, इसीलिए तो इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर के अंदर ही रह गया तो 100 बीमारियां फैलाएगा ना, और ये तो पूरे शरीर में अगर अंदर फैल गया तो क्या होगा, और भी ज़्यादा जहरीला, तो इससे डेथ हो सकती है। इसीलिए अपेंडिक्स को निकाला जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक बात दोबारा से बता रही हूँ, मैंने आपको क्या बोला, अपेंडिक्स का पहले काम था, अब काम नहीं है। पहले काम क्यों था, पहले कच्ची चीज़ें खाते थे, अब पका के खाने लग गए। पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम पका के नहीं खाते। फल कहाँ पका के खाते हैं हम, कभी कभी सैलेड खाते हैं ना, सलाद, खीरा, टमाटर, प्याज कच्ची खाते हैं, तो अभी कहाँ हम पका के खा रहे हैं उनको। तो उनमें जो सेलुलोज होता है उनका डाइजेशन कहाँ पे होता है, सेलुलोज तो होता है ना उसके अंदर, तो कहाँ होता है उसका डाइजेशन, बोलो, नहीं होता, नहीं होता उसका डाइजेशन। इसीलिए जब किसी पर्सन में मोटापा आ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ। क्यों, क्योंकि उसमें सेलुलोज का तो डाइजेशन ही नहीं होना, वो यूं का यूं फीकल मैटर में निकल जाता है। पेट भरा भरा लगता है और फीकल मैटर में सेलुलोज यूं का यूं निकल जाएगा, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, उससे हमें कोई ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा। और जो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए ना, जिस ग्लूकोज चाहिए, तो जो फैट जमा होती है ना शरीर के अंदर, एक्स्ट्रा फैट, वो निकल के हमें एनर्जी देती रहेगी, उससे फिर फैट लॉस हो जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, ठीक है।
अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसका पहले काम था और अब काम नहीं है। तो अवशेषी अंग में सबसे मेन ऑर्गन कौन सा होता है? अपेंडिक्स। अब ये जो है अपेंडिक्स, इसका मैंने बता दिया। अब यहाँ पे फीकल मैटर जाएगा, यहाँ से जब फीकल मैटर यहाँ 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 करके यहाँ तक पहुँचता है ना, उससे पहले पानी की एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? पानी की। जो स्टूल होता है ना वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज जिसे बोलते हैं। और ये अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो क्या हो जाती है? लूज मोशंस, दस्त लग जाते हैं। इसमें क्या है? सेमी सॉलिड इसका होना जरूरी है। पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत करती है। कई बार बड़ी आंत पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। आपने एक वो ऐड देखी होगी राजू श्रीवास्तव की, भैया जी आपको कब्ज है क्या? सुनी है ना, ये देखिए ना ऐड। तो उसमें वो हंसते हैं जो जिसको बोल रहे हैं, फिर वो यही कहता है कि अभी आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये जो है ना 100 बीमारियों की एक जड़ है ना। उसमें जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया ना, ऐसा डायग्राम बना हुआ होता है, फिर हाँ है ना, पेट सफा हर रोग दफा, उसमें ऐसा डायग्राम बना होता है और उसमें हाईलाइट इस पार्ट को किया होता है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में जब प्रॉब्लम आती है ना, तब कॉन्स्टिपेशन होती है, तब कब्ज होती है। तो ये पार्ट जब अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तब जाके कॉन्स्टिपेशन होती है ना। तो अगर नॉर्मल एब्जॉर्ब करेगा, ये नॉर्मल एब्जॉर्प्शन करेगा, तो नॉर्मल स्टूल आएगा। तो इसको बोलते हैं कि बड़ी आंत। अब किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाती है, तो वो कहता है मेरा पेट खराब है। पेट का क्या दोष है? पेट ने तो कितनी देर पहले ही अधपचा हुआ भोजन आगे निकाल दिया। खराब क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में खराबी है, तब कोई लूज मोशन या कोई भी प्रॉब्लम जो टॉयलेट से रिलेटेड होती है वो बड़ी आंत के द्वारा होती है। पेट का उसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। वॉमिटिंग हुई तो पेट का रोल है, क्योंकि पेट में जो भोजन पचा नहीं है ना, वही वापस आता है वॉमिटिंग के दौरान। लेकिन अगर टॉयलेट में कोई दिक्कत है तो वो बड़ी आंत की खराबी होती है, ना कि इसकी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बार मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक दोबारा से आपको एक एक करके पॉइंट बता रही हूँ ताकि आपको सारे क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन में होता है सबसे पहले हम भोजन को खाएंगे, फिर उसको पचाएंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उससे एनर्जी निकालेंगे और बचे हुए जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अंतर्ग्रहण में क्या किया? भोजन का टुकड़ा उठाया, मुख में डाला, मुख के अंदर दांतों ने उसको चबाया, जीभ ने उसको टेस्ट किया, लार ग्रंथियों ने उसके अंदर मिक्स होके उसको मुलायम लुगदीदार बना दिया, उसके अंदर थोड़ी बहुत डाइजेशन करवा दी। किसकी डाइजेशन करवाई? कार्बोहाइड्रेट की। क्यों करवाई? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था? अमाइलेस एंजाइम था, है ना। अब वहां से भोजन ग्रसनी में गया। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता। ग्रसनी में क्या होगा? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। वहां से भोजन आगे निकल जाएगा। किस में निकल जाएगा? हमारे भोजन नली में। भोजन नली में भी कोई पाचन नहीं होगा। कहाँ निकल जाएगा भोजन? स्टमक के अंदर। पेट में किस चीज का पाचन होता है? प्रोटीन का होता है। वहां से अधपचा हुआ भोजन आगे निकल जाएगा। कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में किस चीज का पाचन होता है? सभी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर, पैनक्रियाज उसकी क्या कर रहे होते हैं? हेल्प। लीवर किसका डाइजेशन करवाता है? फैट का। पैनक्रियाज किसका करवाता है? फैट का भी करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी करवाता है और प्रोटीन का भी करवाता है। अब वहां से भोजन अच्छे तरीके से पच चुका है। अब भोजन आगे जो दोनों हिस्से हैं उसमें जाएगा। वहां पे जाके क्या करेगा? एब्जॉर्ब। किस चीज को एब्जॉर्ब करेगा? अच्छे पार्टिकल्स को। अच्छे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया ना, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है, खराब पार्टिकल्स बचे हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे कि जो पानी है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो जो वेस्ट मटेरियल है इस गुदा से कहाँ निकल जाएगा? टाइम टू टाइम बाहर निकल जाएगा। ये कंप्लीट था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई डाउट है? पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें याद होगा मैंने आपको एक स्टेप नहीं बताया कि एनर्जी कैसे निकली, क्योंकि एनर्जी पाचन में निकलती ही नहीं है। एनर्जी निकलेगी श्वसन में। जब हम सांस लेते हैं ना, उस श्वसन के दौरान एनर्जी निकलती है। पूछते हैं ना रेस्पिरेशन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकलती है। जब हम सांस लेंगे और वो ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी तो ऑक्सीजन अंदर पहुंचने की वजह से जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक होता है इनडाइजेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि हाजमा खराब है। एक होती है वॉमिटिंग होना, एक मैंने आपको बता दिया ये कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन। एक होता है एसिडिटी। मुझे फर्क बताओ क्या क्या है इनके अंदर। वॉमिटिंग, चलो ठीक है, सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इनकी बात को। वॉमिटिंग कब होती है? जब खाना आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैंने आपको एक लय बताई, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। जब खाना आगे नहीं जा पाता तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो वो वापस मुंह से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज इनवॉल्यूंटरी, अनैच्छिक। हम सोचेंगे हमें उल्टी आ जाए और हमें उल्टी आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। वॉमिटिंग इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी को ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, मेडुला, ब्रेन में पढ़ेंगे। उसके बाद इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में भोजन पच नहीं पाता। अच्छा, भोजन को पचाता कौन है? एंजाइम। तो एंजाइम की जब कमी हो जाती है तब भोजन नहीं पच पाएगा, है ना। दूसरा है एसिडिटी। एसिडिटी में एंजाइम या फिर हम बोलेंगे HCl ज़्यादा निकल जाता है। HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? एसिड फॉर्म हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि HCl इज एसिड। उसकी वजह से पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है, कलेजे में जलन होनी शुरू हो जाती है, उससे गैस भर जाती है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। उसके बाद जब भोजन आगे चला गया तो मैंने आपको बता ही दिया, बड़ी आंत के अंदर दो प्रॉब्लम आती है, एक कॉन्स्टिपेशन और एक लूज मोशन। तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेस्पिरेशन। तो क्लास के साथ बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।